नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल साथियों, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी को राधे राधे। उम्मीद करते हैं बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और बेहतर। आज अंतिम वार होने वाला है, अंतिम वार रहेगा। अंतिम वार का मतलब है कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा और आज जो क्लास होने वाली है, और जिस विद्यार्थी ने अभी तक की मेरी दोनों कक्षाएं नहीं देखी और वो आज जुड़ा है, तो वो आज की क्लास से ही इस बेनिफिट को उठा देगा, मतलब उसकी नैया पार। आज की जो क्लास देखेगा, हो सकता है कि इस क्लास में से, क्योंकि इस क्लास के अंदर पढ़ाया कुछ भी नहीं जाएगा, मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, और वही प्रश्न जो है उनमें से एज इट इज बोर्ड में आ सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा आएंगे, क्योंकि कल पेपर होने के बाद आप मुझे कहोगे कि सर ये तो आया ही नहीं, वो तो आया ही नहीं, ये नहीं आया। पर 50% से प्लस मैं आपको बता दूं कि आज की 1 घंटे की क्लास के अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे वो एज इट इज आ जाएंगे। मैं आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊं, इंपॉर्टेंट टिक करवाऊंगा, तो वो भी आप टिक करते रहिएगा, जिससे आपका पेपर कल का बेहतर हो। क्योंकि अब आपके पास समय कम है, इसलिए मैं आपकी क्लास और समय दोनों ही खराब नहीं करना चाहता। 1 घंटे के अंदर इस क्लास को फिनिश कर देंगे। 1 आवर की क्लास रहेगी, 10, 15, 20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, पर कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में इसको फिनिश करें। तो जितने विद्यार्थी जुड़े हैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन। फटाफट से जो है वो हमारी क्लास, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं की है, वो एक बार जयकारे के साथ बढ़िया तरीके से शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, बाबा रामसा पीर की जय। और फटाफट से हमारी क्लास अब शुरू करते हैं। पहला मॉडल पेपर अपन सॉल्व करेंगे दोस्तों, आरबीएसई बोर्ड का है। अभी तक आपके पास में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, सबसे पहले आपको पेपर को करना कैसे है, पहले उस पर मैं बात करता हूं, जो मैंने अभी तक नहीं की। आपके पास टोटल 15 एमसीक्यू आने वाले हैं दोस्तों। हर सवाल 1 अंक का होगा। जो सही एमसीक्यू आता है वही हमें कल के पेपर में पहले करना है। जो नहीं आता है उसके लिए जगह छोड़ देना। करना तो वो भी है, पर जैसे तैसे करो, वो अब आप देख लेना। सबसे पहले जैसे मान लो पहला आता है अ आंसर है, तो अ लिखा और उसका आंसर लिखा। दूसरा नहीं आता है तो एक बार छोड़ दीजिए। तीसरा आता है तो लिख दीजिए, नहीं आता है तो ड्रॉप कर दीजिए। इस प्रकार जगह छोड़ देना उसकी एमसीक्यू के लिए, ध्यान रखना। और खाली जगह के लिए भी, जैसे दूसरा सवाल खाली जगह का है, तो आप उसके लिए आता है तो आंसर लिखें, नहीं आता है तो जगह छोड़ दें। अंत में जब लास्ट 10 से 15 मिनट रहे, लास्ट 10 से 15 मिनट रहे, उस 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको वो करना है। ये विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं। प्यू नहीं कि पहले अ लिख दो, फिर बाद में दोस्त ने कहा ब है, उसको पूरे को काट रहे हो, फिर ब कर रहे हो। इंप्रेशन खराब जाएगा कॉपी चेक करने वाले के लिए। ध्यान रखना, जगह छोड़ देना, पर पहले अगर आपको श्योर हो कि आपको आ रहा है तो ही आपको करना है, नहीं तो नहीं करना है। समझ में आ गई बात आपको? 15 जो एमसीक्यू हम करेंगे वो ध्यान से समझना इस बात को। जिस एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा, आपको आ रहा है, पक्का है, आपको 100% आता है तो ही आप लिखना, नहीं तो उसके लिए जगह छोड़ना। प्रश्न नंबर जरूर लगा देना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एंड में जाते जाते कुछ भी नहीं आ रहा है तो तुक्का लगा के आ जाना, पर छोड़ना नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? इतनी सी बात। ये एमसीक्यू और खाली जगह में ऐसा ही करना है। उसके बाद आप सीरीज बदल देना। ये सिर्फ एमसीक्यू और खाली जगह तक ही ऐसा करना है, उसके बाद आप सीरीज को बदल देना। क्लियर होगी बात यहां पर? तो ये पहला सवाल जो है एमसीक्यू का, वो देखते हैं। फटाफट से मेरे साथ जितने विद्यार्थी जुड़े वो कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते रहना और साथ में उस प्रश्न को भी समझते रहना। बिल्कुल ठीक। पहला सवाल यहां पर, मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग। अब देखो, जैव प्रक्रम से सवाल आ रहा है, लाइव प्रोसेस से सवाल आ रहा है। सवाल क्या है? मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग। दोस्तों, सबसे लंबा भाग होता है शूद्रांत्र, और इसी शूद्रांत्र को कहा जाता है छोटी आंत। याद रखना, इसी शूद्रांत्र को क्या कहा जाता है? छोटी आंत। और दूसरा सवाल इसी से जो बनता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण। भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण जो है वो इसी छोटी आंत में होता है। ये ध्यान रखना, अवशोषण और पाचन इसी छोटी आंत में होता है। तो सही उत्तर क्या हो गया यहां पर? ये जो सही उत्तर आपने देखा उसकी अपन ने बात कर ली। ये मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग था, जिस पर अपन ने बात की। एमसीक्यू जो आ रहा है वही हमें टिक करना है। ब है और ब के आगे क्या आंसर रहेगा वो भी आपको बताना है। अगला सवाल देखो, 2 तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? 2 न्यूरॉन हैं और उन दोनों न्यूरॉन के बीच जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, जो दोनों न्यूरॉन के बीच जो खाली जगह दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिनेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 न्यूरॉन के बीच जो खाली जगह दिखेगी उसे सिनेप्स कहेंगे। ध्रुमिका धागेनुमा संरचना है, धागेदार संरचना है, और जहां पर सबसे पहले सूचना उपार्जित होती है, जहां पर सूचना सबसे पहले जाती है और जहां पर विद्युत आवेग बनता है, वो होती है ध्रुमिका, जिसको डेंड्रॉइड कहते हैं। और सिनेप्स क्या होगा दोस्तों? जहां पर
दो न्यूरॉन के बीच का खाली स्थान, दो न्यूरॉन के बीच का खाली स्थान, बिल्कुल करेक्ट, उसे कहा जाएगा सिनेप्स। अगला सवाल, निम्न में से किस पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन है? दोस्तों पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन, मैं आपको चारों हार्मोन के काम बता देता हूं। जिब्रेलिन क्या करता है? किसी पादप के तने की लंबाई को बढ़ाएगा, तने की लंबाई को बढ़ाएगा। तने की लंबाई को कौन बढ़ाता है? जिब्रेलिन, याद रखना। एब्सिसिक अम्ल, यह है वृद्धि रोधक हार्मोन। जो पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती है, कच्चे फल नीचे गिरते हैं, तो यह वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है? जो वृद्धि को रोकता है, पेड़ पौधों की पत्तियां गिराता है, जिससे कच्चे फल नीचे गिर जाते हैं, वो होता है एब्सिसिक अम्ल। सही सवाल था। पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन जो है वो क्या रहेगा? एब्सिसिक अम्ल, सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। ऑक्सीन लंबाई को बढ़ाता है, कोशिका की लंबाई को कौन बढ़ाता है? ऑक्सीन बढ़ाता है। ऑक्सीन कोशिका की लंबाई को। और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इस प्रकार से आपने सारे सवाल सॉल्व कर दिए। क्लियर हो गई कहानी? यहां पर बिल्कुल सही उत्तर था सी सी सी। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न का उत्तर देना है फटाफट से। अगला सवाल हमारा कह रहा है, एक संकर संकरण में जीन प्रारूप होता है। ध्यान से सुनना, एक संकर संकरण, यहां पर दो तरह के प्रारूप रहते हैं। पहला प्रारूप होता है लक्षण प्रारूप, दूसरा होता है जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप होता है 3:1 और जीन प्रारूप होता है 1:2:1, 1:2:1। तो यहां पर जो है सवाल को सुनना, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, और यही सवाल द्विसंकर संकरण। दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक संकर संकरण और दूसरा होता है द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसमें रिजल्ट आता है 9:3:3:1। याद रखना, द्विसंकर, इनमें से दोनों में से एक सवाल 100% है। एक संकर संकरण में जीन प्रारूप कितना होगा? 1:2:1। बिल्कुल करेक्ट, यहां पर ब बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो गई कहानी? अगला सवाल फटाफट से अपन देखते हैं। अगला है, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या रिलेशन है? मतलब एफ और आर में रिलेशन पूछा है। याद रखना, आर का आधा कर लेना, याद रखना, आर का आधा कर लेना, आर का आधा कर लेना तो आपको मिलेगा एफ। एफ मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा। क्या बोलोगे? वक्रता त्रिज्या का, आर का आधा करते ही हमें मिल गई फोकस दूरी। आर अगर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, यही सवाल इस प्रकार से भी आ सकता है। तो एफ कितना हो जाएगा? r/2 मतलब 40/2 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई? इस प्रकार का एक सवाल 100% आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, और आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? r = 2 × f। बिल्कुल ठीक, r = 2 × f। क्लियर हो गई कहानी यहां पर? चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है, जिसको दृष्टि पटल कहते हैं। प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है, जिसे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। आइरिस जो पुतली को नियंत्रित करता है, याद रखना, जो पुतली को कंट्रोल करता है। पुतली प्रकाश को कंट्रोल करती है, लाइट को कंट्रोल करती है। क्लियर हो गई बात यहां पर? तो सबका काम बता दिया। कोई भी प्रश्न यहां पर बन सकता है, तो सही उत्तर क्या रहेगा? रेटिना जो प्रतिबिंब को बनाता है। अगला सवाल, आवेश का मात्रक क्या है? दोस्तों कोई ना कोई एक मात्रक पक्का आएगा, चाहे धारा का हो, चाहे आवेश का आए, चाहे प्रतिरोध का आए, चाहे प्रतिरोधकता का आए। तो ध्यान रखना, यहां पर समय है सेकंड का मात्रक, समय होता है सेकंड का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और प्रश्न में यही पूछा है आवेश का मात्रक क्या है? सही जवाब होगा कूलाम। और धारा का पूछे तो क्या हो गया? एम्पीयर। और ओम का पूछे तो क्या हो गया? प्रतिरोध। तो एक सवाल ऐसा भी होगा जहां पर आपसे पूछा जाएगा मात्रक। बहुत बढ़िया, तो यह सवाल भी क्लियर हो गया। अगला सवाल, प्रतिरोधकता का मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रतिरोधकता का मात्रक वो हो सकता है ओम मीटर। याद रखना, प्रतिरोधकता का जो मात्रक रहेगा वो रहेगा ओम मीटर, और वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। तो एक सवाल ऐसा आएगा जो मात्रक से बिलोंग करता है। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? एक सवाल रेडॉक्स अभिक्रिया से भी पूछा जाएगा। तो किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है वो ध्यान से देखिएगा जरा। CuO+H2, Cu+H2O। अब मेरी बात सुनो, यहां पर O था
और यहां पर O नहीं है, इसका मतलब इसका हो गया अपचयन, है ना, रिडक्शन। और यहां पर H2 अकेला है और यहां पर H2O है, तो इसका हो चुका है ऑक्सीकरण। क्या हो चुका है? ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब CuO का हो गया अपचयन, बिल्कुल सही, CuO का अपचयन और H2 का ऑक्सीकरण। तो सही उत्तर जो है वो हो चुका है स। याद रखना, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल सही आंसर आपके सामने हैं। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं उनसे आग्रह है फटाफट से सभी विद्यार्थी अपने अपने स्कूल ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जिसने लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करें। बेंजीन का रासायनिक सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6। बहुत बढ़िया सवाल। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6 और ये इसकी संरचना, कई बार संरचना पूछी जाती है, बेंजीन की संरचना ऐसा बना सकते हैं, गलत नहीं है, और ऐसा भी बना सकते हैं। अगर कोई बेंजीन की संरचना बनाए तो ये भी गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये देखो ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, और ये यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पे लिखा H, यहां पे लिखा H, यहां पे लिखा H, यहां पे लिखा H, यहां पे लिखा H और यहां पे लिखा H। तो ये संरचना और ये इसका फॉर्मूला किसका? बेंजीन का, C6H6, C6H6, C6H6। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोने को क्या कहते हैं मित्रों? शुद्ध सोने को क्या कहा जाता है? शुद्ध सोने को क्या कहा जाता है? शुद्ध सोने को कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड। बिल्कुल सही, 24 कैरेट गोल्ड अत्यंत मुलायम होता है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है। और इसमें हम क्या करते हैं? 22 कैरेट गोल्ड अपन लेते हैं, 22 कैरेट गोल्ड, और उसके अंदर मिलावट कर देते हैं कितना? 2 कैरेट। क्या मिलाते हैं उसके अंदर? चांदी मिला देते हैं या फिर तांबा मिला देते हैं, ताकि उसको कठोर बनाया जा सके। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट गोल्ड। अगला सवाल, आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा जाती है? कितनी ऊर्जा जाती है? 10%। 10% जो है वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कितना परसेंट? 10%। क्लियर हो गई बात? ये है आपका हमारा पर्यावरण, जिस अध्याय से सवाल है। जठर रस की प्रकृति कैसी होती है? 13वां सवाल, जठर रस की प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है? क्योंकि जठर रस का पीएच होता है 1.2, इसका मतलब है कि वह अम्लीय प्रकृति का होगा। जठर रस का पीएच कितना होता है? 1.2। और एसिड कौन सा होता है? HCl। आमाशय में, पेट में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसे कहा जाता है HCl। अगला सवाल, पुष्प में नर प्रजनन अंग कितना, नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुष्प की बात की जा रही। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। याद रखना, पुष्प में नर प्रजनन अंग जो है वह होता है पुंकेसर, और ये तीनों भाग नीचे के भाग होते हैं स्त्री केसर के। याद रखना, तो पुष्प की बात की जा रही है, नर प्रजनन की बात की जा रही है, इसलिए पुंकेसर। मादा की बात करता तो हो जाता स्त्री केसर। याद रखना, यहां पर स्त्री केसर उसका पाठ है। पुष्प की बात करें, मेल की बात करें तो पुंकेसर। भू संपर्क तार पर चढ़े आवरण का रंग कैसा होता? रंग, कलर कैसा है? जो भूमि से जुड़ा हुआ होता है उसका कलर कैसा होता है? नीला नहीं होता है, लाल बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि लाल कलर होता है विद्युन्मय तार का। लाल कलर किसका होता है? विद्युन्मय तार का। हरा कलर है भू संपर्कित, क्योंकि पृथ्वी हरी भरी है। याद रखना, पृथ्वी हरी भरी है, पृथ्वी हरी भरी है, इसलिए कलर कैसा होगा? भू संपर्कित तार का हरा कलर होगा। और काला रंग होता है उदासीन का। तो एक सवाल ऐसा भी आपके पेपर में आ सकता है, किसी कलर कॉम्बिनेशन का, किसी कलर कॉम्बिनेशन का एक सवाल आ सकता है। अगला सवाल जो है रिक्त स्थान का, फटाफट से मेरे साथ जवाब देते रहिएगा। मनुष्य के शरीर में परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मनुष्य के शरीर में परिवहन जो है वह मुख्यतः किसके द्वारा होता है? सही जवाब होगा रक्त के द्वारा होता है मित्रों, रक्त के द्वारा होता है। बिल्कुल करेक्ट। पहला सवाल, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जंग ना लगे, लोहे पर जंग ना लगे, उसके लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे कहते हैं यशद लेपन, और हिंदी में, अंग्रेजी में उसे कहा जाता है गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण। याद रखना, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उस पर किसकी परत चढ़ा देते हैं? जिंक की परत चढ़ा देते हैं। मानव में मादा जनन हार्मोन कौन सा है? मादा जनन हार्मोन कौन सा है? सही जवाब होगा
एस्ट्रोजन। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? एस्ट्रोजन। और कोई अगर प्रोजेस्टेरॉन भी लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मादा में 2 हार्मोन होते हैं। मादा की बात कर रहा हूं, अगर यही मैं नर की बात करता तो सही जवाब क्या होता? टेस्टोस्टेरोन। एक सवाल पक्का है दोस्तों, 100% एक सवाल पक्का है यहां से निकलने वाला, चाहे मादा पूछे चाहे नर पूछे। नींबू के रस का पीएच कितना होता है? लगभग 2.2 से लेकर 2.4 के बीच, 2.2 से लेकर 2.4 के बीच। और नींबू में जो अम्ल होता है, नींबू में जो अम्ल होता है वो होता है सिट्रिक अम्ल। याद रखना, सिट्रिक अम्ल। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरे का और जल का, 2 चीजें आपको याद रखनी है। हीरे का और जल का अपवर्तनांक जो है वो आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। बिल्कुल ठीक। चलिए अगला सवाल, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? मित्रों, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। याद रखना, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। करेक्ट। धारा का मात्रक, किसी न किसी का मात्रक तो पूछा ही जाएगा। पौधे के हरे भाग से जल का जल वाष्प के रूप में उड़ जाना, जल वाष्प के रूप में उड़ जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैव प्रक्रम में से भी एक खाली जगह पक्की आएगी, कोई ना कोई एक खाली जगह जैव प्रक्रम में से 100% आने वाली है। ये 7 सवाल पूरे हो गए। अगला सवाल हम 2 मॉडल पेपर करेंगे, मतलब आपको ये पता चल गया जैव प्रक्रम में से एमसीक्यू भी आ रहा है, खाली जगह भी आ रही है। उसके बाद नियंत्रण और समन्वय में से खाली जगह एमसीक्यू, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी खाली जगह और एमसीक्यू, इनमें से ज्यादा दूसरा चैप्टर अम्लसार लवण एमसीक्यू आ रहा है, ध्यान रखना एमसीक्यू आ रहा है। चलिए अगला सवाल, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमने अभी कहा था सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहां से सवाल इसी प्रकार से निकल कर आएगा। अम्ल का नाम, इसका मतलब आपको जरूर याद करना, एक ना एक तो आएगा ही आएगा। कार्बन के 2 अपर रूप कौन से? बहुत आसान है। कार्बन के 2 अपर रूप, एक तो हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है और तीसरा फुलरिन है। कोई 2 नाम आपको यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से लिखने। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है? बहुत तगड़ा प्रश्न है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों उनमें विपरीत आवेशित आयनों के बीच, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, मजबूत आकर्षण बल होता है। विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, इस वजह से उनका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है। याद रखिएगा, क्या कहा मैंने? विपरीत आवेशित आयनों के मध्य, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य हीरा, जो अपन ने कहा यहां पर ये अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, कोई 2 नाम लिखने हैं। आयनिक यौगिकों पर प्रश्न है, आवेशित आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? जो फेडरिक वोलर ने बताया, नाम याद रखना, वैज्ञानिक का नाम क्या था? फेडरिक वोलर। यहां से भी सवाल निकल कर आता है, वैज्ञानिक का नाम था फेडरिक वोलर। फेडरिक वोलर याद रखना, फेडरिक वोलर, फेडरिक वोलर। और पहला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था? पहला कार्बनिक यौगिक का नाम था यूरिया। याद रखना, पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया। अगला सवाल यहां पर रसायनानुवर्तन का एक उदाहरण बताना है। रसायनानुवर्तन का एक उदाहरण बताना है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहां पर। रसायनानुवर्तन, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, ये इंपॉर्टेंट सवाल अगेन। रसायनानुवर्तन, पराग नलिका याद रखना, का बीजांड की ओर वृद्धि करना। राइजोपस में जनन किस विधि द्वारा होता है? राइजोपस, राइजोपस में जनन, जनन से एक सवाल जरूर आएगा, चाहे किसी का भी आए। राइजोपस में जो है वो होता है बीजाणु समासंग। याद रखना, राइजोपस में होता है बीजाणु समासंग, बिल्कुल याद रखना। और अमीबा में होता है द्विविखंडन, अच्छे से ध्यान रखना। अमीबा में होता है द्विविखंडन, अमीबा में होता है द्विविखंडन। और मलेरिया परजीवी जिसकी बात करें, प्लाज्मोडियम, 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 उसमें होता है बहुखंडन, याद रखना, बहुखंडन। और एक होता है मुकुलन, याद रखना, जिसके अंदर होता है यीस्ट और हाइड्रा, यीस्ट और हाइड्रा। बहुत इंपॉर्टेंट पैनल अब आपके सामने चल रहा है। और उसके बाद हमने कहा पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन जिसके अंदर होता है, या पुनर्जनन जिसके अंदर होता है प्लेनेरिया। इन चारों पांचों में से
एक सवाल 100 में से 100%। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो आपने अभी अभी पढ़ा कि F बराबर होता है R/2, याद रखना। ठीक है साथियों, इस पे से सवाल बताई दिया। स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपवर्तन का नियम है। यहां पर आएगा sin I अपॉन sin R बराबर स्थिरांक, इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। sin I अपॉन sin R, इसे कहा जाता है स्नेल का नियम। बिल्कुल करेक्ट, इंपॉर्टेंट सवाल है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती? चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्यों नहीं काटती? उसका कारण है कि यदि काटती है तो कटान बिंदु पर दिशाओं को शो करेगी, जो कि संभव नहीं है। कटान बिंदु पर दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। कटान बिंदु पर दिशाओं को शो करेगी, जो कि संभव नहीं है। क्लियर हो गई बात यहां पर? अगला सवाल, ओजोन अपक्षय का मुख्य कारण क्या है? मित्रों, ओजोन अपक्षय का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये लो 10 सवाल पूरे, 10 नंबर पूरे। आगे बढ़ते हैं फटाफट से और 2-2 नंबर के सवाल जल्दी से जल्दी करते हैं अपन। चौथा सवाल, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखने दोस्तों। उभयधर्मी ऑक्साइड सिंपल सी ट्रिक है, वे धातु ऑक्साइड, 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 वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार, क्या कहा मैंने? अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। अम्ल से भी क्रिया करते हैं, क्षार से भी क्रिया करते हैं। तो जितने विद्यार्थी देख रहे हैं उनसे आग्रह है, पूरी क्लास देखें, बहुत कम समय की है, 1-1.25 घंटे की क्लास, सारे प्रश्न कवर्ड हो जाएंगे। 2 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, इसी में से कई सारे सवाल एज इट इज आ जाएंगे। बहुत बढ़िया क्लास है। और जिन्होंने शेयर नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करता हूं फटाफट से जितना हो सके शेयर करें, ताबड़तोड़ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिले। धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है, और क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार दोनों से क्रिया करते, दोनों से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? जल बना देगा। बिल्कुल ठीक। उदाहरण देखो, 2 उदाहरण याद कर लो, Al2O3 और ZNO, ये 2 है। और इसी अध्याय से एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, वो है थर्मिट अभिक्रिया। जरूर पढ़ लेना दोस्तों, थर्मिट अभिक्रिया जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो यह एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, याद रखना, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और इसके अंदर एक सफेद श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है। श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है जो जल में अविलय है, जो जल में मतलब पानी में घुलता नहीं है, इसीलिए उसको कहा जल में अविलय है। बिल्कुल ठीक। उदाहरण के तौर पे BaCl2Na2SO4, तो ये जो पदार्थ बना है BaSO4, ये है अविलय पदार्थ, इसे कहते हैं अवक्षेप। तो एक सफेद कलर का जो अवक्षेप बनेगा, उसीलिए उसे कहा अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहा? अवक्षेपण अभिक्रिया। पहला चैप्टर याद कर लेना दोस्तों। मिशेल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ मैंने बताई दिया बेंजीन का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा आप याद कर लेना, जाते जाते ये बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एग्जाम में पूछी जाएगी किसी न किसी की। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मेथेन की पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथेन की पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। एथीन की पढ़ लेना, और एक पढ़ लेना एथेनोइक अम्ल की। तो ये 3-4 जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई है वो आप जरूर पढ़ लेना, इसमें से भी सवाल आता है। और ये मिशेल का डायग्राम, तेल की बूंद, आयन, यहां पर ये आयनिक यौगिक आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से मिशेल का डायग्राम आप बना लोगे। एस्तरीकरण किसे कहते हैं? खेल खत्म। यहां पर एथेनॉल प्लस एथेनोइक अम्ल, ऐसे याद करो, एथेनॉल प्लस एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल प्लस एथेनोइक अम्ल बन जाएगा एस्टर। क्या बन जाएगा? एस्टर। और साथ में बाहर क्या निकलेगा? जल। तो ये देखो, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल को मिलाना है। रसगुल्लों, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल को मिला दीजिए, खेल खत्म। एथेनॉल C2H5OH और एथेनोइक अम्ल CH3COOH, और यहां पर आप क्या करोगे? OH को बाहर निकालो और यहां से H को बाहर निकाल दो, ये बन गया H2O। पीछे क्या बचा है? CH3COO, और यहां पर बच गया C2H5। बिल्कुल ठीक। क्या बच जाएगा? C2H5।
तो ये बच गया आपका C2H5। खेल खत्म बिल्कुल साथियों, बिल्कुल खेल खत्म। एस्तरीकरण, एस्टर बनने को कहते हैं एस्तरीकरण। यूज होता है इत्र में, इत्र, परफ्यूम, सेंट, इन सब में इसका यूज होता है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इसका संतुलित समीकरण। पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं, उसे प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इसकी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्णहरित व सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल कह दीजिए। पेड़ पौधों को चाहिए होता है CO2 और जल। ये कच्चे पदार्थ है, कच्ची सामग्रियां हैं जो पेड़ पौधा जो है वो पर्यावरण से लेता है। क्या क्या है? CO2 और जल, और बदले में क्या बनेगा? ग्लूकोज, जल, और साथ में बनेगा ऑक्सीजन। याद रखना, साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये पूरी कहानी हो गई। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो नोट कर लेना। एक और सवाल जो है, प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं। 4 घटनाएं। कितनी घटनाएं? 4। याद है ना आपको? क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना, फिर वही सूर्य का प्रकाश रसायन में बदलेगा, जल के अणु का विघटन, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घटनाएं। तो इसमें से एक सवाल पक्का है, चाहे ये चाहे और कोई सवाल, पर इसमें से, इस प्रकाश संश्लेषण में से एक टॉपिक पक्का है। चाहे रंध्र किसे कहते हैं, चाहे रंध्र के क्या कार्य, एक टॉपिक यहां से है जो मैंने आपको याद करवा दिया अभी कि यहां से एक सवाल बनकर आएगा। अगला सवाल है, आपको मिसमैच करना है, मतलब यहां पर मैच करना है किसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहां से भी एक सवाल पक्का है। एक तो डायग्राम याद कर लेना, नर का डायग्राम, चाहे मादा का डायग्राम, चाहे पुष्प का डायग्राम। चित्र इन 3 में से एक पक्का, चित्र इन 3 में से एक पक्का। पैनल को सेव कर लेना, चित्र इन 3 में से एक पक्का। अब मिलान कर रहा हूं, अमीबा में होता है द्वि, यहां पर द्विखंडन, बिल्कुल सही, ये डी, टिक लगाया। आगे बढ़ो, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनर्जनन, सी, टिक लगाया। प्लाज्मोडियम में क्या होगा? यहां पर प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, बी, और ब्रायोफिलम में ए। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट इस प्रकार का सवाल, नहीं तो डायग्राम के साथ सवाल आ ही सकता है। ये इसका आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया। चलिए, नर जनन तंत्र, मैंने आपको चित्र के बारे में पूरी जानकारी दे दी। कौन कौन से चित्र इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से चित्र है? नर, मादा और पुष्प, याद रखना। और जो है जहां पर लैंगिक प्रक्रिया होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट है। कम आने के चांस है, पर इन 3 में से एक आने का चांस पक्का है। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C और F के मध्य है, बहुत अच्छी सिचुएशन है ये, एग्जाम में आती है। F और C के मध्य, दोस्तों F और C के मध्य अवतल दर्पण कहा गया है। यहां लिखा F, यहां लिखा C, F और C के मध्य है, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। एक डायग्राम पक्का आएगा, ध्यान रखना। फोकस से जो जा रही है, फोकस से जो जा रही है वो हो जाएगी यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर। जो फोकस से जाएगी वो हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो डायग्राम C से परे बनना चाहिए, ध्यान रखना। डायग्राम जो है वो C से परे बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो दोबारा से बनाएं। P लिखा, F लिखा और C लिखा। अब हमने कहा दोस्तों C की बात कर रहे थे अपन, मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह फोकस से जाएगा, और F से जाने वाली जो प्रकाश की किरणें होगी वो यहाँ से परावर्तन के बाद C से जाएगी, बिल्कुल C के यहाँ पर C से परे बनेगा। डायग्राम कहाँ बनेगा? C से परे बनेगा, ये ध्यान रखना। C से परे बनेगा, C के पास। F और C के बीच होता है तो C से परे बनता है। कैसा बनेगा? अवतल है तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और बड़ा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। अवतल दर्पण की एक कंडीशन पक्की है, प्रकाश का परावर्तन नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन नियम याद रखना। ये डायग्राम इस प्रकार का जरूर जरूर बनाना है। डायग्राम नहीं बनाया नंबर नहीं मिलेगा। ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। आपतन कौन? I, परावर्तन कौन? R। खेल खत्म। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये देखो आपतित किरण, ये देखो ये अभिलंब, और ये देखो ये परावर्तित किरण। ये तीनों एक ही तल में है, पहली बात। दूसरी बात है कोण I बराबर कोण R। कोण I बराबर कोण R, जितना I उतना R। इस पर एक सवाल MCQ बन सकता है, याद रखना। इस टॉपिक पर एक सवाल MCQ बन सकता है। और दूसरा, प्रकाश के परावर्तन के नियम दोनों इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। नहीं तो अपवर्तन का नियम आ सकता है, याद रखना। नहीं तो अपवर्तन का नियम आ सकता है। अगला सवाल, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम
तो ये जो लिखा है उसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो में से एक तो आएगा ही आएगा, या तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आएगा या आएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। एक सवाल ये, दूसरा सवाल ये, दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, बायां हाथ लेना है, अपना बायां हाथ लेना है, 3 अंगुलियां लेनी है। कितनी अंगुलियां? 3 अंगुलियां। पहली 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, ये देखो ये अंगूठा, ये तर्जनी, ये और मध्यमा बीच की, मध्यमा बीच में, मध्यम में ना, मध्यम में इसलिए मध्यमा। अंगूठा बल को बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा और मध्यमा धारा को बताएगा, मध्यमा धारा को बताएगा। तो अब ये अंगूठा बल, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा धारा, तीनों चीजें मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं और धारा की तापीय प्रभाव पर आधारित 2 युक्तियों के नाम बताओ। तो हमने कहा तापीय प्रभाव मतलब H समानुपाती I², H समानुपाती R, H समानुपाती T, और ये हो गया आपका I² RT। बिल्कुल ठीक, K बराबर I² RT, और यहां पर K की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो पीछे बच गया H बराबर I² RT। मतलब जब आप किसी तार में धारा देते हैं, किसी तार में धारा देते हैं तो वो तार गर्म होता है, उष्मा मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? उष्मा मुक्त करता है, जिससे प्रतिरोध तार गर्म हो जाता है, उष्मा देने लगता है। ताप देने को कहते हैं तापीय प्रभाव। उदाहरण के लिए घर में हीटर यूज करते हैं सर्दियों के दिनों में, कपड़ों के प्रेस की जाती है, याद है ना, गर्म होती है कि नहीं होती? ये इसके उदाहरण हो गए। कपड़ों के प्रेस करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? रसगुल्लो जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से एक ओजोन में से भी सवाल बनता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन या जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण वे पदार्थ जिनको अपघटित किया जा सकता है। मित्रों, वे पदार्थ जिनको अपघटित किया जा सकता है, वे पदार्थ जिनको अपघटित किया जा सकता है उसे कहा जाता है जैव निम्नीकरण, उसे कहा जाता है जैव निम्नीकरण। और वे पदार्थ जिनको अपघटित नहीं किया जा सकता है, वे पदार्थ जिनको जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण जिनको अपघटित किया जा सकता है, वे पदार्थ जिनको अपघटित किया जा सकता है जैविक प्रक्रम के द्वारा, जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित किया जा सकता है, और जिनको नहीं किया जा सकता उन्हें कहते हैं अजैव निम्नीकरण। उदाहरण जरूर लिखना, साग सब्जी और प्लास्टिक, साग सब्जी और प्लास्टिक। ये 15 सवाल 2-2 अंक के पूरे हो गए। अब 3-3 नंबर के सवाल है, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, कितने नंबर के? 3-3 नंबर के सवाल। 16वां सवाल, एक चमकदार भूरे रंग का तत्व X है, वायु में गर्म करने पर काला हो जाता है, उससे बनने वाले यौगिक का नाम। तो दोस्तों X तो है कॉपर, क्या है? कॉपर, और उसको गर्म किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बन गया कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। और यह पदार्थ हो जाएगा काला, और इसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है। और नहीं तो इसी टॉपिक में से एक सवाल आता है उपचयन व अपचयन में अंतर, या तो ये आएगा और या फिर इस प्रकार का सवाल, मतलब इस टॉपिक में से एक सवाल आना पक्का है, याद रखिएगा। अगला सवाल, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखो जिसमें प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा दी जा रही है। तो यहां पर 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया। पहला होता है ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय या तापीय वियोजन मतलब ऊष्मा देने से, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनेगा CaO प्लस CO2। मैं तीनों प्रकार की अभिक्रिया आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। पहला है ऊष्मा के कारण, ये पहला है ऊष्मा के कारण, तो बनेगा CaO प्लस CO2, पहली इक्वेशन। दूसरा लिख रहा हूं सूर्य के प्रकाश के कारण, दूसरा लिख रहा हूं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यहां आ जाएगा 2Ag प्लस Br2, करेक्ट। और तीसरा है यहां पर विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो H2 और O2 के बीच में तलाक हो गया, H2 और O2 के बीच तलाक हो गया। तो तीनों प्रकार। और नहीं तो इसी अध्याय में से एक सवाल बनता है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में डिफरेंस बताओ। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखें, पहला सवाल। दूसरा, विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर। याद कर लेना, ये दोनों सवाल साथ साथ में काम आने वाले सवाल है। विस्थापन और द्विविस्थापन, विस्थापन और द्विविस्थापन, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की ओर। मानव में अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? रसगुल्लों, अधिवृक्क ग्रंथि को ही कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनलिन हार्मोन से शरीर में होने वाले प्रभाव को समझाइए।
है। तो प्यारे मित्रों, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको एड्रिनल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एड्रिनल। और यही एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन निकालता है। कौन सा हार्मोन निकालता है? एड्रिनलिन हार्मोन, जो किडनी के ऊपर पाई जाती है। हमारे शरीर में जो किडनी है उस किडनी के बिल्कुल ठीक ऊपर पाई जाती है दोनों। तो यहां पर ध्यान रखना, दोनों वृक्कों के ऊपर पाई जाती है। इनकी संख्या 2 होती है और इसे संकटकालीन ग्रंथियां कहते हैं। याद रखना, अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। अधिवृक्क का दूसरा नाम एड्रिनल। एड्रिनल से निकलता है एड्रिनलिन, एड्रिनल से निकलता है एड्रिनलिन। क्लियर हो गई कहानी यहां पर? अब बात करते हैं आगे। यहां पर ये काम क्या करता है? जब हमारे सामने संकट वाली परिस्थिति है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, एकदम ऐसी सिचुएशन बहुत जबरदस्त वाली, उस समय ये हमारी पूरी मदद करता है। ध्यान रखना, ये एक सवाल इस प्रकार का। दूसरा सवाल आपके सामने है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया में अंतर लिखें। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाएं। तो देखो दोस्तों, यहां पर ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया, वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा अनुसार होती है, वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा अनुसार होती है उसे कहते हैं ऐच्छिक क्रिया, और वे क्रिया जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती उसे कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। उदाहरण देखो, चलना, दौड़ना, खाना, ये मेरी इच्छा अनुसार है, ऐच्छिक क्रिया। हृदय का धड़कना, लार टपकना मुंह में से, ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं, इसीलिए उसे कहा अनैच्छिक क्रिया। दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती का डायग्राम। अब प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं जो आगम संकेतों का पता लगाने के लिए, कोई संकेत अचानक से मिलते हैं, पर्यावरण में कोई घटना घटित हुई, अचानक से संकेत मिला, मेरु रज्जु तक संकेत पहुंचाना। मेरु रज्जु, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया का कंट्रोलर कौन? मेरु रज्जु। मस्तिष्क नहीं होता है, कौन होता है? मेरु रज्जु। सूचना को पहुंचाना और वापस रिप्लाई लेके आना, जवाब लेके आना। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाने और निर्गम क्रियाओं के करने के लिए संवेदी तंत्रिका तंत्र और प्रेरक तंत्रिका कोशिका, दो चीजें यहां पर हमने कहा। संवेदी तंत्रिका कोशिका, ये देखो नोट करना कैसे बात कर रहा हूं मैं यहां पर। संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका जिसको सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, और वो सूचना लेकर कहां जाएगी? मेरु रज्जु तक, और वापस जवाब लेकर कौन आएगा? प्रेरक तंत्रिका कोशिका। जवाब लेकर कौन आएगा? प्रेरक तंत्रिका कोशिका। जैसे गर्म पानी में हाथ चले जाना, तो सूचना लेकर कौन गया? संवेदी तंत्रिका कोशिका। वापस जवाब लेकर कौन आया? प्रेरक तंत्रिका कोशिका। और इसी अध्याय में से बात करूं तो 3 इंपॉर्टेंट सवाल और लिखाता हूं। एक तो न्यूरॉन पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन। जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट सवाल पर जरूर नजर दौड़ाएं। तंत्रिका कोशिका परीक्षा में छप सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल यहां पर, दूसरा जो सवाल है न्यूरॉन के बाद, वो है मस्तिष्क के भागों का वर्णन और उसके कार्य। मस्तिष्क पर सवाल आ सकता है। और तीसरा सवाल जो है वो या तो प्रकाशानुवर्तन हो सकता है या फिर गुरुत्वानुवर्तन भी हो सकता है, विथ डायग्राम के साथ। तो ये 3 सवाल जो मैंने आपकी अभी स्क्रीन पर लिखे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी सवाल, ये तीनों टॉपिक पर आपकी नजर होनी चाहिए जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगला सवाल, ये प्रतिवर्ती क्रिया का डायग्राम है कि जैसे ही गर्म पानी पर हाथ गया, सूचना गई, कौन लेकर गया? संवेदी तंत्रिका। वापस जवाब कौन लेकर आया? प्रेरक। मेरु रज्जु के पास सूचना जाती है, बाद में मस्तिष्क को फॉरवर्ड कर दी जाती है, ये रहा 100% छपने वाला सवाल। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए, कल के पेपर में दिखेगा आपको। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि, जिस विद्यार्थी ने नहीं समझी वो समझ लीजिए लिंग निर्धारण की क्रियाविधि कैसे होती है। बहुत ईजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई, ये तो होता है नर का होता है एक्स वाई, एक्स होता है मादा का। बेटा करना कुछ नहीं है, यहां से एक्स उठाओ और ये जाएगा इस एक्स के पास, सबसे पहले एक्स बनेगा, फिर यही एक्स जाएगा पड़ोसी के पास, तो दोनों के पास जा चुका है। अब y का नंबर आया, y जाता है तो xy हो जाएगा, और यही y उस पड़ोसी के पास जाएगा तो हो जाएगा xy। तो आप क्या देख रहे हो? ये तो दोनों हो गए। यहां पर ये भ्रूण कैसा होगा? ये भ्रूण होगा लड़का, मेल होगा, और ये होगा यहां पर लड़की। ध्यान रखना, तो 50% लड़का होने के चांस है और 50% लड़की होने के चांस है। कल के पेपर में छपने वाला सवाल लिंग गुणसूत्र जरूर पढ़ लेना। बिल्कुल ठीक। किस प्रकार क्या रहेगा वो मैंने आपको समझा दिया। आरेख बनाओ, नंबर लो। अगला सवाल और में ये भी आ सकता है, दोनों में से एक तो पक्का आएगा, प्रभाविता का नियम। और इसी नियम का दूसरा नाम है एक संकर संकरण। कंफ्यूज मत हो जाना, एक संकर संकरण, ये इसी का ही दूसरा नाम। प्रभाविता का नियम, इसी का दूसरा नाम है एक संकर संकरण का नियम। प्रभाविता का नियम, जिसमें हम क्या करेंगे कि 2 प्रकार के पौधे लेंगे,
एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, लंबा बौना दोनों को संकरण कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, बिल्कुल ठीक, ये मिली पहली पीढ़ी। और इसी का कराएंगे स्वपरागण। क्या कराएंगे? स्वपरागण। याद रखना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जाएगा इसके पास, कोई दिक्कत नहीं, ये जाएगा इसके पास, बहुत बढ़िया। फिर ये छोटे वाले का नंबर आया, ये भी गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर छोटे वाले का नंबर आया, स्मॉल टी। आप देख रहे हो ये 3 तो लंबे, एक छोटा, तो 3:1, ये हो गया लक्षण प्रारूप। और जीन मतलब होता है शुद्धता। ये एक अकेला लंबा, ये दोनों लंबे, और ये एक बौना, ये दोनों रिजल्ट हो गए। प्रभाविता के नियम को ही एक संकर संकरण का नियम कहते हैं। कहानी खत्म। 19वां सवाल, समंजन क्षमता किसे कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? नेत्र से संबंधित सवाल, 2-3 सवाल, ये ज्यादा नहीं पढ़ना है। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर ले, वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित, देखो फोकस दूरी शब्द आना चाहिए, फोकस दूरी को समायोजित जो कर लेता है उसे कहते हैं। नेत्र से बड़ा सवाल आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, टुकड़ों में आ सकता है, तो ये एक बात। दूरदृष्टि दोष क्या है? निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग करते हैं? दोनों में से एक दोष पक्का है, चाहे निकट आए चाहे दूर आए, एक दोष तो सवाल में होना ही चाहिए। एक तो आएगा ही आएगा, कल के पेपर में छपेगा, बिल्कुल निकट या दूर जरूर पढ़ लेना दोस्तों। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है पर पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तु दिखाई देती है पर पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल लेंस। और निकट में निकट की वस्तु दिखाई देती है पर दूर की नहीं दिखाई देती, और अवतल लेंस। खेल खत्म। अगला सवाल इसकी और में, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है और यहां से अपवर्तन के बाद 7 रंगों में बदल जाती है, 7 रंगों में बदल जाने को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों नीला रंग जो होता है उस नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा है। याद रखना, नीले रंग का प्रकीर्णन जो है वो अधिक है, इसलिए नीला रंग जो है वो वायुमंडल में फैल जाता है, वायुमंडल में फैल जाता है। इसीलिए आसमान का रंग नीला होता है, पर अंतरिक्ष यात्री को नीला नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जब आसमान में जाता है तो उसे काला प्रतीत होता है। वहां प्रकीर्णन नहीं है, वायुमंडल नहीं है, वहां प्रकीर्णन नहीं है, वहां पर वायुमंडल नहीं है। 20वां सवाल इंपॉर्टेंट, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो क्षार बनता है, क्लोरीन बनता है, क्षार और क्लोरीन बनता है, इसीलिए उसे कहा गया क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहा गया? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लियर हो गई बात यहां पर। और उसके साथ ही जो अगला सवाल था, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पादों के नाम। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर आप अगर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में धारा दी, क्या क्या बनेगा? क्षार बनेगा। क्या बनेगा? क्षार बनेगा, क्लोरीन बनेगा और H2। देखो क्लोरीन और क्षार बना, इसीलिए क्लोर क्षार अभिक्रिया इंपॉर्टेंट। उदासीनीकरण भी इंपॉर्टेंट, उदासीनीकरण भी इंपॉर्टेंट। इनमें से किस पदार्थ का उपयोग है? पानी के शुद्धिकरण में, पानी के शुद्धिकरण में विरंजक चूर्ण काम आता है, पानी के शुद्धिकरण में विरंजक चूर्ण काम आता है। यहां से सवाल वो भी आ सकता है, सुमेलिकित करो। सुमेलिकित करने में क्या होगा? यहां पर कुछ सूत्र हो सकते हैं, यहां पर सूत्रों के नाम हो सकते हैं, मैच करना है, ये भी हो सकता है। अम्ल के नाम हो सकता है और यहां पर पदार्थ हो सकते हैं। पीएच हो सकता है, पीएच, और यहां पर पदार्थ के नाम ये भी हो सकता है। मतलब 3-4 प्रकार के सवाल यहां से बनने के चांसेस, छोटे छोटे सवाल है। रसोई घर में पकोड़ा बनाने में किसका यूज होता है? बेकिंग सोडे का यूज होता है, बेकिंग सोडा, पकोड़े के लिए बेकिंग सोडा। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में धावन सोडा काम आता है, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। खिलौने बनाने में पीओपी काम आता है, CaSO4.12H2O, CaSO4.5H2O। तो ये चारों पदार्थ, एक एक नंबर के 4 सवाल। अगला सवाल, वायवीय अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? ग्लूकोज के पाथ को समझाओ। दोस्तों वायवीय श्वसन किसे कहेंगे? वायु की उपस्थिति में जो प्रक्रिया हुई उसे कहा वायवीय श्वसन, जो वायु की अनुपस्थिति में हुई उसे कहा अवायवीय श्वसन। दोनों कहानी खत्म हो गई। वायव्य में ऊर्जा ज्यादा बनती है, अवायव्य में ऊर्जा कम बनती है, और ये इसका पाथ है, ये इसका क्या है? पाथ। याद रखना, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में टूटेगा? पायरूप
टोलुवेट में। फिर यहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनेगा CO2 और एथेनॉल, और केवल 2 एटीपी ऊर्जा, केवल 2 एटीपी ऊर्जा, कितनी एटीपी? 2। और यहां पर लैक्टिक अम्ल बनेगा कब? जब ऑक्सीजन का अभाव होगा, ऑक्सीजन का अभाव होगा तो बनेगा यहां पर कौन सा अम्ल? यहां पर जो है लैक्टिक अम्ल। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं, वायवीय, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो प्रक्रिया हुई उसे कहा वायवीय श्वसन। और यहां पर बनता है CO2 जल और एनर्जी लगभग 38 एटीपी। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों हृदय का डायग्राम आ सकता है और दोहरे परिसंचरण की प्रणाली आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय का डायग्राम, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, इनमें से बड़ा सवाल 100% पैटर्न चेंज हो जाए फिर भी बड़ा सवाल यहां से निकल कर आएगा हृदय में से, जो मैंने आपको बता दिया। आप इसको रीड करना, पहले पढ़ा चुका हूं। हृदय, श्वसन और पाचन, और धमनी और सिरा में अंतर। यहां पर अब ये लास्ट सवाल जो है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का, 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम के सूत्र की व्युत्पत्ति करें, श्रेणी क्रम के सूत्र की व्युत्पत्ति करें, और समांतर क्रम के सूत्र की व्युत्पत्ति करें। 2 सवाल में से एक सवाल। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। 2 ओम 4 ओम के 2 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये सवाल नोट करना कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। आपको श्रेणी क्रम का डायग्राम बनाना है, बिल्कुल आसान है। ये लिखा R1, ये लिखा R2, ये लिखा R3। बैटरी से जोड़ा, बैटरी से जोड़ा, स्विच लगाया, एमीटर लगाया। क्या लगाया? एमीटर, जो धारा को मापता है। अब यहां पर वोल्ट मीटर लगेगा V1, यहां पर वोल्ट मीटर लगेगा V2, यहां पे वोल्ट मीटर लगेगा V3। क्लियर हो गई बात? यहां पर ये धारा I समान है। अब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां पर V की जगह पे लिखूंगा IR, IR1, IR2 और IR3। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। I कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया? I। पीछे बचा R1, पीछे बचा R2, पीछे बचा R3, और यहां पर आ गया IR। I से I गया, पीछे बच गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बन गया श्रेणी क्रम का। और समांतर क्रम का डायग्राम, ये R1, यहां पर ये R1 R2, और ये आपका बन गया R3, R1 R2 R3। ये लगाया वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी से कनेक्ट कर दिया और स्विच लगा दिया, एमीटर लगा दिया, खेल खत्म। यहां पर धारा गई I1, बीच में आ गई I2, नीचे आ गई I3। सूत्र के हिसाब से I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। बस यही फर्क है। यहां पर होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। याद कर लो, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। यहां से V कॉमन लो और V से V काट दो, खेल खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल, 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। ये 2 ओम और ये लिखा 4 ओम, और ये किससे जुड़े हैं? 12 वोल्ट की बैटरी से। किससे जुड़े हैं? 12 वोल्ट। तो 4 और 2 जुड़ गए, क्योंकि R बराबर R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम है, जुड़ेगा, जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6 ओम। पहली बात खत्म। और I निकालने के लिए V बटे R, I निकालने के लिए V बटे R। V कितना है? 12 और R कितना है? 6, और भाग देने पर मेरे पास उत्तर आ जाएगा 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। बिल्कुल क्लियर कहानी। सॉल्व क्वेश्चन I बराबर 2 एम्पियर। और में क्या सवाल है? घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत साधित्रों को पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? अपने घर में जितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पहले बोर्ड में आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। हमारे घर में जितने भी विद्युत परिपथ होते हैं, हमारे घर में जितने भी विद्युत परिपथ होते हैं, उनको हम समांतर क्रम में लगाते हैं। समांतर क्रम में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? इसके कोई 2 कारण बताओ। इसका कारण है दोस्तों, अगर एक उपकरण खराब होता है श्रेणी क्रम में लगाने पर, श्रेणी क्रम में लगाने पर क्या होगा? एक उपकरण खराब होगा। जैसे मान लो ये ट्यूबलाइट है, ये बल्ब है, और ये मान लो फ्रिज है। अब आपने श्रेणी क्रम में लगा दिया, अगर एक उपकरण खराब हो गया तो सारे उपकरण बंद हो गए। इसलिए हम किस में लगाते हैं? समांतर क्रम में। किस में लगाते हैं? समांतर क्रम में। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि समांतर क्रम में लगाने पर विभवांतर का मान समान होता है। विभवांतर का मान समान होता है, विभवांतर का मान समान होता है। 2 बड़े कारण। अब देखो अगला सवाल, 1500 वाट, बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला सवाल। 1500 वाट 3 घंटे रोज चलता है, 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से 1 माह का खर्चा बताओ। मित्रों 1500 वाट 3 घंटे, 1500 वाट कितने घंटे? 3 घंटे। कितना वाट? 1500 वाट। कितने घंटे? 3 घंटे। कितना महीना?
1 महीना मतलब 30 दिन, और इसको भाग किससे देना है? 1000 से। 1 1 1 1 1 और ये 1, खेल खत्म। 15 इंटू 3 45 और 45 इंटू 3 135। अब ये आ गया 45 kWh, जिसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। और 1 यूनिट का मान होता है, यहां पर दिया हुआ है 4 रुपए। कितना दिया हुआ है? 4 रुपए। तो आप क्या करोगे? 4 रुपए से इसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। कल ही मैंने कहा था खाली जगह में सवाल आ सकता है। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 10 की घात -19, 1 किलोवाट घंटे का मान 3.6 10 की घात 6 खाली जगह में आ सकता है। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6.25 10 की घात 18। बार बार कह रहा हूं, खाली जगह में इनमें से कोई एक सवाल आ सकता है, रट लेना। ये थी कहानी मॉडल पेपर नंबर 1 की। मॉडल पेपर नंबर 1 सुपड़ा साफ। अब मॉडल पेपर नंबर 2, जिसको मैं फटाफट से सॉल्व करूंगा, कोई सवाल रह गया हो तो उसे सॉल्व कर दूंगा। इन 2 मॉडल पेपर में से लगभग 40 to 50% आपका मामला क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी। केवल 30 मिनट और लगेगा, 30 मिनट में आपका खेल पूरा खत्म। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, ताबड़तोड़। ये थी सीरीज 1। सीरीज 2 धड़ाधड़ से चलते हैं। आप लोग फटाफट से जो है मेरी क्लास में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्नों का जवाब दें। कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहले एमसीक्यू 15 सवाल फटाफट गोली की तरह निकलेंगे। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय से नहीं निकलता है? कौन सा एंजाइम अग्न्याशय से नहीं निकलता है? दोस्तों अग्न्याशय से नहीं निकलता है। कौन सा हार्मोन है? याद रखना, रेनिन। रेनिन जो है वो निकलता है आमाशय से। कहां से निकलता है? आमाशय से। और यही रेनिन दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। तो सही जवाब क्या होगा? इनमें से अग्न्याशय से नहीं निकलता। इसका मतलब अग्न्याशय से 3 प्रकार के जो एंजाइम निकलते हैं। एक तो निकलता है अग्न्याशय एमाइलेज, एक निकलता है ट्रिप्सिन और एक निकलता है लाइपेज, जो कि अग्न्याशय से निकलता है। पहला सवाल सभी विद्यार्थी जवाब दें फटाफट से, कमेंट बॉक्स में प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तगड़ा सवाल, हार्मोन से जुड़ा हुआ। 4 ही पादप हार्मोन है। ऑक्सीन लंबाई को बढ़ाता है कोशिका की, जिब्रेलिन तने की लंबाई जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन, और चौथा एब्सिसिक जो पेड़ पौधे की लंबाई को, वृद्धि को रोकता है। कच्चे फल नीचे गिरते हैं, पत्तियां नीचे गिरती है, वो होता है एब्सिसिक। तो ये यहां पर कोशिका विभाजन, सही जवाब साइटोकाइनिन, कोशिका ऑक्सीन, याद रखना कोशिका की लंबाई, याद रखना कोशिका की। एक सवाल यहां से पक्का आएगा, टेस्टोस्टेरोन जो कि नर लिंग हार्मोन है, नर लिंग हार्मोन है। एब्सिसिक पत्तियों का गिरना वगैरह ये सब इसी का कारण है, वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन। अगला, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में बहुत धीमे चल रहा है, बहुत तेज जवाब होना चाहिए, इतने सारे विद्यार्थी जुड़े, कल का पेपर देना है, अभी एक्साइटमेंट होना चाहिए, एनर्जी लेवल होना चाहिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तरों को फेंकें। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है मित्रों? मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। बहुत जबरदस्त सवाल है, मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। फिर बात करता हूं आयोडीन की कमी से, बिल्कुल करेक्ट, गलगंड या घेंगा रोग होता है, गला फूल जाता है, गला फूल जाता है, याद रखना, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, मटर की फली का हरा रंग, मटर की फली का हरा रंग किस प्रकार का लक्षण है? दोस्तों मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण? यहां पर सवाल कई प्रकार के बन सकते हैं, जैसे मेंडल ने किस पौधे का चुना? मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं? यह सवाल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सवाल बता रहा हूं मैं आपको, आनुवंशिकता के जनक एक सवाल, किस पौधे को चुना? मटर के पौधे को चुना। कितने वर्षों तक शोध कार्य किया? कितने वर्षों तक शोध कार्य किया? यह भी एक सवाल हो सकता है। 7 जनक कौन है? मेंडल। तो ये इस प्रकार के सवाल एमसीक्यू में इस चैप्टर से निकल सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? क्या उत्तर रहेगा? प्रभावी। मटर की फली का हरा रंग कैसा है? प्रभावी, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी जवाब दे रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त।
आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना में I बराबर R में क्या सही संबंध है? I और R में क्या सही संबंध है? I और R में क्या सही संबंध है? I बराबर होता है R। I अगर 45 है तो R भी क्या होगा? 45। याद रखना, इस तरह का सवाल भी डायग्राम का भी आ सकता है। मान लीजिए कि ये दे दिया आपको 45 डिग्री और ये R पूछ लिया, तो R कितना होगा? 45 डिग्री। इस प्रकार का सवाल भी एग्जाम में आ सकता है। I बराबर R परावर्तन के नियम से। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता हूं। मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र को रंग प्रदान करता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पर एक बात मैं आपको बता दूं, कल ये सवाल जिसका आंसर मैंने गलती से गलत बता दिया था, इसका आंसर सही आंसर होगा परितरिका। नोट करना, इसे आइरिस कहते हैं। यही आइरिस, क्योंकि ये कलरफुल वर्णक है। लेंस कलरफुल वर्णक नहीं होता है, लेंस कलरफुल वर्णक नहीं होता, ये रंगीन होता है। इसकी वजह से ही यहां पर नेत्र का रंग प्रदान कौन करता है? परितरिका आइरिस करेगा। कल का करेक्ट आंसर है, ध्यान देना, यहां पर कल का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मैं दे रहा हूं, यहां पर परितरिका आइरिस ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गई? वो कल वाले पैनल से सही कर देना, इसलिए दोबारा इस सवाल को लिखा है। चलिए, विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा रहेगा? वोल्ट मीटर, जिसको कहते हैं विभव मापी। याद है ना, किस क्रम में लगता है? समांतर क्रम में लगता है, समांतर क्रम में लगता है। बिल्कुल सही, विभव मापी करेक्ट हो गया। एमीटर जो कि धारा मापी है, एमीटर जो कि धारा मापी है, धारा को मापता है, और एमीटर लगता है श्रेणी क्रम में, एमीटर लगता है श्रेणी क्रम में। बहुत तगड़ा, एक सवाल पक्का आएगा, चाहे ये आए चाहे ये आए, एक सवाल पक्का आना है, उठना है यहां से एक सवाल। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, यह सवाल पूछ रहा है। यहां पर विद्युत शक्ति को देखो, वी आई एक फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर आर एक फॉर्मूला होता है, तीसरा फॉर्मूला जो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि पी के फॉर्मूले हैं, शक्ति के फॉर्मूले। अब यहां पर आई आर स्क्वायर लिखा है, जबकि हमें चाहिए आई स्क्वायर आर, ये गलत है। आई आर ये होता है वी बराबर आई आर, ओम का नियम, ये भी गलत। आई स्क्वायर आर बिल्कुल सही, आई स्क्वायर आर करेक्ट फॉर्मूला। यहां पर आई स्क्वायर आर बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों शक्ति के फॉर्मूले, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। अभिक्रिया CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O में अपचायक पदार्थ कौन है? तो मित्रों, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, उसे कहा जाता है अपचायक पदार्थ, उसे कहा जाता है अपचायक। ऑक्सीकरण किसका हुआ? H2 का। तो सही उत्तर क्या होगा? H2। जिसका ऑक्सीकरण होता है वही, उसी को ही अपचायक पदार्थ कहते हैं। अगला सवाल, हाइड्रोकार्बन C6H12, C6H12 देखो डबल है, फॉर्मूले के हिसाब से CnH2n किसका फॉर्मूला है? एल्कीन का। तो जरूर सवाल पूछा जा सकता है एल्कीन, नाम के पीछे इन आएगा, हेक्सिन। बिल्कुल सही। तीन फॉर्मूले हैं, पहला है एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 पहला फॉर्मूला, दूसरा है एल्कीन का CnH2n, और तीसरा है एल्काइन का CnH2n-2। ये तीन फॉर्मूले आपके सामने हैं। ये कहानी हो गई, यहां पर सही उत्तर था हेक्सिन। चलिए आगे बढ़ता हूं। केरोसिन तेल में किस धातु को डुबोकर रखा जाता है? अरे जो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, याद है ना, जिसको अपन चाकू से काट सकते हैं, जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन कौन है? पोटेशियम। देखो, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये तीन जो ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल में डुबो कर रखते हैं। अगला सवाल, मार्स गैस, बहुत तगड़ा सवाल दोस्तों, मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? धासु सवाल, ये भी एग्जाम में आ सकता है, नया सवाल, यूनिक सवाल। मार्स गैस मेथेन, और इसकी संरचना सी, ये मेथेन CH4, CH4 बिल्कुल दोस्तों, CH4 कार्बन के 4 वैलेंसी चतुसंयोजकता कार्बन की, और ये मेथेन का डायग्राम आपको मैंने सिखा दिया। कार्बन 4 बॉडीगार्ड, एक एक हाइड्रोजन के पास, और ये पूरा घेरा बनेगा, देखना पूरा घेरा बनेगा, ये मार्स गैस मेथेन CH4। बहुत बढ़िया। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर क्या बनेगा? मित्रों, बेकिंग सोडे को अगर हम गर्म करते हैं, ये बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, गर्म करने पर बनेगा Na2CO3। याद रखना, तो Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी बेकिंग सोडे से खस्ते पकोड़े बनते हैं, एंटीसिड के रूप में काम आता है।
मानव में निषेचन की क्रिया किस अंग में होती है? निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक प्लस मादा युग्मक। जहां पर नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, और यह क्रिया होती है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में। अंग्रेजी में कहा फैलोपियन ट्यूब और हिंदी में इसको कहते हैं अंडवाहिनी। तो यह क्रिया होगी अंडवाहिनी में। ध्यान रखना, ये क्रिया कहां होगी? अंडवाहिनी। करेक्ट करें इसको, अंडवाहिनी। बिल्कुल ठीक, ब अंडवाहिनी। ये सही इस तरह से लिखा जाता, ना निवाह होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। यहां पर अगला सवाल है, समान चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं? समान चुंबकीय ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण या आकर्षण? अरे मित्रों, समान है इसका मतलब उनमें होगा प्रतिकर्षण। देखो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय अलग अलग जैसे S और N है तो उनमें होगा आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण। अगला सवाल यहां पर दोस्तों, मानव में भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है? मित्रों, भोजन का पूरा पाचन छोटी आंत में होता है, शुद्रांत्र में होता है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे अच्छी चालक धातु तो चांदी, या जिसको अपन कहते हैं सिल्वर, ये सबसे अच्छी चालक धातु है। मानव में सर्वाधिक पाचन छोटी आंत शुद्रांत्र में होता है। जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, जिस जनन कोशिका में, देखो जनन लिखा है, तो ये होगा मादा युग्मक। इसमें यह भी सवाल हो सकता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को खाली जगह कहते हैं, तो निषेचन। याद रखना, ये तीसरा सवाल 8वां जो चैप्टर है यहां पर जीव जनन कैसे करते हैं, 7वां चैप्टर, वहां से खाली जगह है। आगे बढ़ता हूं, विरंजक चूर्ण का सूत्र दूसरा चैप्टर, याद रखना CaOCl2। कोई भी एक सवाल यहां पर किसी का भी सूत्र पूछा जा सकता है। एक सूत्र एक अम्ल का नाम जरूर पूछा जाएगा, वाहनों के पश्च दर्पण में पीछे देखने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और अगर हेडलाइट की बात करूं तो जवाब होगा अवतल दर्पण। अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर क्या करता है आपको पता है ना? धारा को मापता है, इसीलिए इसको कहा जाता है धारामापी। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को मानव में क्या उत्पन्न करता है? त्वचा कैंसर। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मानव में त्वचा कैंसर रोग उत्पन्न करती है। त्वचा कैंसर, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर मानव में उत्पन्न करती है। बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, अति अम्लता को कम करने हेतु हम किस पदार्थ का यूज? पेट में बहुत ज्यादा अम्लता, एसिडिटी बढ़ गई तो आप किस पदार्थ का उपयोग करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एसिडिटी को कम करने के लिए दुर्बल सार, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद है ना, जिसका फॉर्मूला है MgOH2। अपच का उपचार करने के लिए भी सवाल आता है, अपच के उपचार के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच कितना होता है? 10। एक्वारेजिया क्या है? बहुत अच्छा, रॉयल वाटर, जिसे अम्लराज कहते हैं। HCl के 3 अणु और HNO3 का 1 अणु। यहां पर लिखा HNO3 का 1 अणु। अब यहां पर HCl, सांद्र HCl और सांद्र HNO3, सांद्र HCl के 3 अणु और HNO3 का 1 अणु। एक्वारेजिया सोना प्लेटिनम को गला देता है। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताई दिया। एथीन का आना चाहिए, एथेन का आना चाहिए, H2S का आना चाहिए, एथेनोइक अम्ल का आना चाहिए, मेथेन का आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, बेंजीन आपको मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, सब इंपॉर्टेंट। मेथेन H कितने हैं? 4। बिल्कुल है, 4 है। यहाँ पर प्लस कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, और फिर ये पूरा 8 का 1 गोला बन जाएगा मेथेन। बिल्कुल CNG में काम आता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कोयले का दहन। CO2 प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश, ये हो गई कोयले का दहन। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि अवटू, जिसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि,
जो थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, जिसे थायराइड ग्रंथि कहा जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथि अवटू थायरोक्सिन हार्मोन जो निकालेगा उसकी बात की। प्लेसेंटा अपरा का कार्य क्या है? मां से भ्रूण तक पोषण प्रदान करना, मां से भ्रूण तक पोषण प्रदान करना, बिल्कुल ठीक, पोषण प्रदान करना, भ्रूण को पोषण, पोषण मतलब खाना देना। मां के पेट में जो बच्चा होता है ना, उस बच्चे को खाना देने के लिए उस बच्चे को क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। उसको खाना देना, पोषण प्रदान करना। तो मां और उस भ्रूण के बीच की कड़ी, मित्रों मां और भ्रूण के बीच की कड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर आईएमपी टिक करके जा रहा हूं, क्या पता कल छप जाए। बिल्कुल ठीक। इसी से एक सवाल याद और आता है, जहां पर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, ऋतुस्राव किसे कहते हैं? ऋतुस्राव, रजोधर्म, पीरियड्स जिसको कहा जाता है, वो भी एक सवाल यहीं से निकल कर आता है। गोलीय दर्पण का सूत्र, मित्रों गोलीय दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u, ये दर्पण का सूत्र। और अगर लेंस का पूछ ले, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है पेपर में क्या है, पर महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए चल रहे हैं, 1/v - 1/u। लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं? मित्रों फोकस दूरी किसे कहते हैं? जब यहां पर जो है किसी लेंस के अंदर अगर हम बात करें, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से जाएगी वह बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। अब सवाल है फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो O और F के बीच की दूरी क्या लिखोगे? O व F के बीच की दूरी, O व F के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस। ये रहा O यहां पर और ये F, तो ये फोकस दूरी है। O और F के बीच की दूरी फोकस दूरी, O और F के बीच की दूरी फोकस दूरी। मानव शरीर के दो मुख्य भाग जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक तो मस्तिष्क में होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, और एक होता है हृदय में। तो कितने हो गए यहां पर? 2। उसके अलावा MRI का पूरा नाम याद रखना, उसके अलावा MCB का पूरा नाम ध्यान रखना। घर में सुरक्षा उपकरण कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फ्यूज, एक होता है MCB, और एक होता है भू संपर्कित तार। ये घर में सुरक्षा उपकरण है। बिल्कुल ठीक। ये सारे सवाल क्लियर कर दिया। परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है? ये क्या करता है? अपमार्जक साफ सफाई का कार्य करता है। साफ सफाई का कार्य करता है। साफ सफाई का कार्य कौन करता है? अपमार्जक करता है। साफ सफाई का कार्य, पर्यावरण को शुद्धिकरण का कार्य। अगला सवाल धांसू सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, भर्जन निस्तापन में अंतर। और यहीं से एक सवाल और याद आया, खनिज अयस्क में अंतर, या फिर यह भी हो सकता है कि गैंग और एनोड पंख में अंतर। नोट कर लेना यह सवाल, गैंग और एनोड पंख। और एक लास्ट सवाल इसी चैप्टर से, विद्युत अपघटनीय, वो डायग्राम वाला सवाल जिसमें डायग्राम बनता है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि। ये 3 सवाल यहां पर और लिखे, गैंग और एनोड पंख में अंतर, खनिज अयस्क में अंतर, और विद्युत अपघटनीय परिष्करण। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। भर्जन क्या होता है? निस्तापन क्या होता है? भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह प्रक्रिया होती है, उसे कहा हमने भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह प्रक्रिया होती है भर्जन। और निस्तापन किसे कहते हैं? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप तक गर्म करेंगे तो उसको कहा जाएगा इस प्रक्रिया को निस्तापन। एक में तो निकलती है SO2 गैस और एक में निकलता है, यहां पर तो निकलेगा SO2 गैस और यहां निकलेगी CO2 गैस। तो भर्जन निस्तापन में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल जैसे ये भी अच्छा है, संक्षारण किसे कहते हैं? बचाव के तरीके। जो धात्विक पदार्थ होते हैं, धातु से बने पदार्थ, वो वायु में नमी, अम्लता, आर्द्रता। धात्विक पदार्थ, मित्रों धात्विक पदार्थ, धातु से बने पदार्थ वायु में नमी, अम्लता, आर्द्रता के कारण संक्षारित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसे संक्षारण कहा जाता है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर आदि से हम उसे बचा सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं, जंग लगने से बचाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, उसे कहा जाता है संक्षारण। बचाने के लिए जो धातु की बनी चीजें होती है वो खराब हो जाती है, वायुमंडल में परिवर्तन आया, नमी, अम्लता, आर्द्रता, उसे बचाने के लिए हम पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं और या फिर जिंक की परत चढ़ाते हैं। ये इसका आंसर हो सकता है। बढ़िया सवाल। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 अंतर। मित्रों संतृप्त हाइड्रोकार्बन
जिसमें केवल और केवल एक सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है। उदाहरण के लिए एल्कीन और एल्काइन, और इसका उदाहरण एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, नीली ज्वाला के साथ जलता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर काला काला कज्जवली धुआं देगा, याद रखना। अगला सवाल हाइड्रोजनीकरण, सपने वाला सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी का दूसरा नाम है संकलन अभिक्रिया, इसी का दूसरा नाम है संकलन अभिक्रिया। मैं आपको याद करवाता हूं संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं। मित्रों, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, याद कर लो। हाइड्रोजनीकरण या संकलन अभिक्रिया, आपको लिखना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या लिखना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकल या पैलेडियम क्रिस्टल के साथ गर्म करने पर वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, यहां लिखा R, यहां लिखा R, यहां लिखा R और यहां लिखा R। उदाहरण दे रहा हूं, हाइड्रोजन से क्रिया की, सिंगल बॉन्ड C, R R, ये लिखा R और ये लिखा R। ये जो H था वो एक तो लग जाएगा इधर और एक लग जाएगा उधर, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल गया हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, इसीलिए उसे कहा हाइड्रोजनीकरण। और इसका औद्योगिक उपयोग, औद्योगिक उपयोग का मतलब होता है इंडस्ट्री में कहां काम आता है, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो वनस्पति घी में बदल जाता है, वनस्पति घी में बदल जाता है, वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल जाता है। ये बहुत बढ़िया उदाहरण इसका, ये 100% आने वाला सवाल है जो कल पेपर में छप सकता है। रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र के दो कार्य लिखें दोस्तों। पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसे कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। और मैंने अभी कहा प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाएं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके द्वारा गैसों के आदान प्रदान होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। गैसों के आदान प्रदान में सहायक है, गैसों के आदान प्रदान में सहायक है और वाष्पोत्सर्जन में भी सहायक है। बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं स्वपरागण पर परागण में क्या अंतर है। मित्रों, स्वपरागण और पर परागण में क्या अंतर है। स्व मतलब होता है एक ही पुष्प के अंदर, एक ही पुष्प के अंदर, एक ही पौधे के एक ही पुष्प में जो है परागकण का उसी पुष्प के दूसरे हिस्से पर जाना, मतलब स्त्री केसर तक जाना। एक ही पुष्प में जो क्रिया होती है उसे कहते हैं स्वपरागण। इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि एक ही पौधा है, यहां से बीज गया और उसी पुष्प के दूसरी जगह पे जाके गिर गया और क्रिया हो गई। और पर परागण में क्या होगा कि एक फूल दूसरा फूल, और एक फूल से वो क्रिया दूसरी जगह पे जाएगा, वो परागकण दूसरी जगह पे जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, वो दूसरी जगह, मतलब एक पुष्प है, एक क्या है पुष्प, उसका परागकण, परागकण दूसरे पुष्प के स्त्री केसर पर जा रहा है, स्त्री केसर पर दूसरे पुष्प के, एक दूसरे पौधे के। तो इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, माध्यम की जरूरत पड़ेगी। और यहां पर माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अंतर है। उसी प्रकार से एक लिंगी और द्विलिंगी में क्या अंतर है, एक लिंगी और द्विलिंगी में क्या अंतर है। ये तगड़ा सवाल, बहुत तगड़ा सवाल। पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का, या सॉरी, पुष्प का नामांकित चित्र बनाए, पुष्प का नामांकित एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस रखता है ये सवाल, जिसमें आपको क्या करना है, पुंकेसर दोनों शो करना है और साथ में वतिकाग्र, वर्तिका और अंडा से स्त्री केसर का भाग शो करना है बस। उसके बाद आयताकार कांच की स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रकाश की किरण का किरण आरेख इस प्रकार का आयताकार स्लैब का इंपॉर्टेंट है। ये लाइट वाला चैप्टर है, यहीं से एक सवाल ये भी इस पर भी बन सकता है, n बराबर c/v। इस पर आंकिक प्रश्न बन सकता है, चांस लग रहे हैं थोड़े थोड़े, विशेष तौर पर ध्यान रखना इस पर भी। ठीक, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में दो अंतर लिखें। दोस्तों बहुत सिंपल है। आभासी प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, आभासी प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी सीधा होता है, आभासी सीधा होता है, आभासी सीधा होता है और वास्तविक उल्टा होता है। कितने अंतर, दो अंतर। कितने अंतर, दो अंतर। वापस, आभासी जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, वास्तविक पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। खेल खत्म। अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। या तो ये छपेगा या फिर परिनलिका छपेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं। परिनलिका, और उसमें दो नियम बताई दिए, दक्षिण हस्त
और फ्लेमिंग का वाम हस्त। दोनों में से एक नियम, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण या फिर परिनली का। बहुत तगड़े सवाल। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें, इसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है। उत्तर से निकलती है दक्षिण पे जाती है, उत्तर से निकलती है दक्षिण पर जाती है बाहर, और अंदर कहां जाएगी? दक्षिण से उत्तर। अंदर कहां जाएगी? दक्षिण से उत्तर। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। यह सवाल एक और खत्म। लघुपथन किसे कहते हैं? लघुपथन से होने वाली हानियां। बहुत तगड़ा सवाल, या ये नहीं आता है तो अति भारण आ जाएगा। मेरा दावा है इस पैनल से बाहर कुछ नहीं जाने वाला कल, इसलिए इस पैनल को बड़े ध्यान से समझ लेना। सवाल यहीं से निकल कर आएंगे। लघुपथन से होने वाली हानियां। लघुपथन जिसमें विद्युन्मय तार और उदासीन तार, हमने कहा विद्युन्मय तार और उदासीन तार, फेज वायर और न्यूट्रल वायर में सीधा संपर्क होता है, सीधा संपर्क में होता है। जैसे ही सीधा संपर्क होगा परिपथ का प्रतिरोध 0 हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 0। और इसमें से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, इसे कहते हैं लघुपथन। और लघुपथन से धारा का मान अधिक हो जाता है, परिपथ जल जाता है, आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है। ध्यान रखना। तो लघुपथन किसे कहते हैं? दो तारों का सीधा संपर्क, दो तारों का सीधा संपर्क, दो तारों का सीधा संपर्क। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? 4 पोषी स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दो। घास को खा रहा है चूहा, चूहे को खाता है सांप या बाज, या फिर मैं आपको एग्जाम के अंदर जो सवाल आ सकता है, घास के मैदान का उदाहरण समझा देता हूं। एग्जाम में यही पूछा जाता है, घास के मैदान का, घास को खाने वाला टिड्डा और टिड्डे को खाने वाला मेंढक। याद रखना, टिड्डे को खाने वाला मेंढक, मेंढक को खाने वाला सांप और सांप को खाने वाला चील या बाज। इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ये है दोस्तों खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? जीवों की ऐसी श्रृंखला, जीवों की ऐसी श्रृंखला, जीवों की ऐसी श्रृंखला जो एक श्रृंखला जो दूसरे से आहार लेता है, दूसरा तीसरे से लेता है, एक दूसरे से कड़ी जुड़ी होती है, एक दिशीय होती है, एक दिशीय होती है, उसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ये 2-2 नंबर के सारे अलग अलग तरह के प्रश्न, और यहीं से मुझे याद आता है क्योंकि खाद्य जाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अच्छा सवाल है। ओजोन मैंने पहले ही बता दिया था, जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण बता दिया था। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभी आपने पढ़ा। और उदाहरण के साथ CuSO, इसमें सवाल ये भी आ सकता है कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है? कॉपर सल्फेट का नीला विलयन है। कैसा विलयन है? नीला। लोहे की कील डाली, लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, तो बन जाएगा FeSO4 + Cu। मैंने अभी आपको कहा था विस्थापन और द्विविस्थापन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छपती है। और उसके साथ ही संयोजन तथा वियोजन में अंतर, ऊष्माशोषी और ऊष्मासेपी में अंतर। और यहीं से एक सवाल और निकल के आता है कि आखिरकार हम श्वसन को ऊष्मासेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो मित्रों, संयोजन जुड़ना, वियोजन टूटना। संयोजन में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे, एक यौगिक बनेगा। वियोजन टूटेगा, एक यौगिक का 2 भागों में टूट जाना वियोजन कहलाता है। ऊष्मासेपी, ऊष्मा का बाहर निकलना। ऊष्माशोषी, ऊष्मा को ग्रहण करना। ऊष्मासेपी, बाहर निकलना। ऊष्माशोषी, ग्रहण करना, ऊष्मा को ग्रहण करना। अगला टॉपिक यहां पर हम बात करते हैं फटाफट से। निम्नलिखित को समझाइए। तीनों सवाल आ गए जो मैंने आपको पहले बताए थे। सिनेप्स किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचना का संचरण कैसा होता है? नामांकित चित्र। तीनों आ गए एक एक नंबर के। सिनेप्स किसे कहते हैं? 2 न्यूरॉन के बीच खाली स्थान, 2 न्यूरॉन के बीच खाली स्थान। मित्रों, 2 न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। सूचना का संचरण कैसे होता है उस पर बात करता हूं। ये देखिए, इस प्रकार का डायग्राम आपको न्यूरॉन का बनाना पड़ सकता है कल के पेपर में, बिल्कुल बनाना ही पड़ेगा डायग्राम। अगर पूछा गया तो 100% आपको डायग्राम को निकाल कर लाना पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं। तो यहां पर जो है अगर अपन देखें, ये देखिए अंतिम सिरा, ये पूरा प्रोसेस यहां पर इसी डायग्राम में सारा खत्म कर देता हूं। ये हमारे सामने एक डायग्राम है, फटाफट बनाया जा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से अपन लास्ट 5 से 7 मिनट इस क्लास का समापन हो रहा है। अब देखो, ये हम बड़े सवालों की ओर चल पड़े हैं। यहां पर होता है न्यूक्लियस। सबसे पहले सूचना कहां जाती है? ध्रुमिका पर। ध्रुमिका सूचना को ग्रहण करती है, एक आवेग पैदा करती है, विद्युत आवेग। याद रखना, विद्युत आवेग। सूचना रसायन की फॉर्म में कोशिका काय से होती हुई और न्यूक्लियस से गुजरती हुई, तंत्रिका से होती हुई अंतिम सिरे पर आती है। पुनः विद्युत आवेग बनेगा, सूचना बाहर आएगी, दूसरी न्यूरॉन में जाएगी, दूसरी से तीसरी न्यूरॉन में जाएगी। सूचना का आगे से आगे संचरण होता रहता है, सूचना आगे से आगे जाती रहती है। यह इसका डायग्राम है न्यूरॉन का।
इसके साथ और में सवाल क्या हो सकता है, प्रकाशानुवर्तन या गुरुत्वानुवर्तन हो सकता है, प्रकाशानुवर्तन की कार्यविधि और इसका डायग्राम। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, हम एक गमला लेते हैं, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं, उसको खाना नहीं मिलने से वो मुरझा जाता है, क्योंकि उसे खाना नहीं मिल रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसको खाना बनाना चाहिए था जो वो नहीं बना पा रहा है। अब ऐसे में हम छोटा सा छेद करते हैं जहां से लाइट आती है, पादप का उस ओर गति करना, प्रकाश की ओर पादप के एक हिस्से का गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। समझ में आ गई बात? ये तो प्रकाशानुवर्तन क्या होता है पता चल गया। और ये इसका डायग्राम कि जहां से लाइट आ रही थी पादप उस ओर गति कर रहा था, और इसी के साथ मैंने आपको बताया था गुरुत्वानुवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल यहां पर द्विसंकर संकरण का आ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में से 3 ही सवाल बनते हैं। द्विसंकर संकरण याद रखना, द्विसंकर संकरण बात की जा रही है। ये तो लंबा प्रभावी है, अपन ने पहले पढ़ लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो हमने पढ़ लिया, 1:2:1 वाला। और ये जो सवाल जो मैं आपको कह रहा था, द्विसंकर संकरण, खेल बदल देगा, सारा खेल बदल देगा। ये पीले गोलाकार बीज, हरे जूरीदार बीज, और इनका संकरण हुआ, और ये इस प्रकार का चेकर बोर्ड बनाएगा। आपको इस तरह से करना है, RRYY, ये तो होता है गोल पीला। ये भी सवाल MCQ में आ सकता है, ध्यान रखना। MCQ में RRYY ये है आपका, ये भी MCQ में आ सकता है। दोनों को मिलाया तो रिजल्ट मिला R कैपिटल R स्मॉल Y कैपिटल Y। ये गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, जूरीदार हरा, जूरीदार हरा, जूरीदार हरा, ये रिजल्ट आया। इसको वापस क्रिया करवाएंगे ऐसे। मैंने आपको ये क्लास में समझा रखा है, जिस विद्यार्थी को नहीं समझ आया वो क्लास देखें एक बार, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। बिल्कुल ठीक इस प्रकार से इसको क्लियर कर लीजिएगा। ये तीनों चारों चीजें इस तरह से टेबल आपको कल के पेपर में बनानी पड़ सकती है। द्विसंकर संकरण, और इसे कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कहा जाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या द्विसंकर संकरण का नियम एक ही बात है। प्रभाविता का नियम और एक संकर संकरण का नियम एक ही बात है। दोनों मैं बता चुका हूं, R कैपिटल Y स्मॉल, R कैपिटल Y स्मॉल, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। आप लोग रिजल्ट निकाल देना। और इसके साथ ही एक सवाल और है कि मेंडल ने किस पौधे को चुना, मेंडल ने किस पौधे को चुना और क्यों। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने किस पौधे को चुना वह क्यों। अच्छा, जब ये सवाल आप कर रहे हो, जो पहले वाला सवाल मैंने बताया उसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रिजल्ट 9 3 3 1, ये तो है लक्षण प्रारूप, और जीन प्रारूप 122 412 और 121, बहुत इंपॉर्टेंट। रेशियो मिला देना इसका, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मेंडल ने किस पौधे को चुना और क्यों चुना, ये आपको ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पर ध्यान रखना। अगला सवाल, समय कम है हमारे पास, समय बहुत कम है, कल एग्जाम है बच्चों का, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, वहां पर वायुमंडल नहीं है, वहां पर वायुमंडल नहीं है, वहां पर प्रकीर्णन नहीं है, वहां पर प्रकीर्णन नहीं है। बहुत तगड़ा सवाल दोस्तों, बहुत तगड़ा सवाल। यहीं पर एक सवाल और बता देता हूं, मानव नेत्र का चित्र और उसका भागों का वर्णन, मानव नेत्र का चित्र और उसके भागों का वर्णन, और या फिर दोनों दोष, या तो निकट या दूर, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और अभी सामने जो मैं आपके सामने सवाल लेके आया हूं, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई दिया और हमें नीला क्यों दिखा, ये सवाल मैंने पहले भी कहा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, लल्लन टॉप सवाल छप सकता है कल के पेपर में। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है, लाल क्यों दिखता है? क्योंकि लाल रंग हमारे नेत्रों तक आ गया, क्योंकि लाल रंग हमारे आंखों तक आ गया, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। खेल खत्म, ये यहां पर सवाल खत्म। ये भी सवाल बहुत तगड़ा, दूसरा चैप्टर 4 नंबर का सवाल, सीधा सीधा छोटे छोटे टुकड़ों में है। जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाई, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिंक से क्रिया करवाई तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2, याद है ना आपको। और हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करेंगे? पॉप टेस्ट से करेंगे, पॉप टेस्ट से करेंगे दोस्तों, पॉप टेस्ट। और इसमें चौथा सवाल एक और ऐड करो, 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। चित्र बनाना पड़ेगा। तो जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर, जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर फट 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 की ध्वनि सुनाई देती है, उसे कहा गया पॉप टेस्ट। ये अम्ल धातु से क्रिया करता है, अम्ल धातु से क्रिया करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। किसी धातु यौगिक A
की अभिक्रिया HCl से करवाई मित्रों, A की क्रिया HCl से करवाई, मोमबत्ती को बुझा देगा, CO2 मोमबत्ती को बुझाती है, CO2 मोमबत्ती को बुझाती है, H2O बनेगा, इसका मतलब वो था कैल्शियम क्लोराइड, और यहां आएगा CaCO3, याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट HCl से क्रिया करेगा, CaCl2 बनेगा, मोमबत्ती को कौन बुझाएगा, CO2 और H2O बनेगा। क्योंकि धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया कर रही है, धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया कर रही है, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा कि नहीं बनेगा। अगला सवाल, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अरे ऐसी बारिश जिसमें जल का pH मान 5.6 से कम हो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। किस कारण होती है? SO2 और NO2 गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है। क्या नुकसान करती है? फसलों के लिए नुकसान, जलीय जीवों के लिए नुकसान, फसलों के लिए नुकसान, जलीय जीवों के लिए नुकसान। ऐतिहासिक इमारत ताजमहल का रंग फीका पड़ गया। 2 सवाल और इसके साथ पीएच से याद करना, दंतशय, पीएच का एक सवाल, पीएच का दूसरा सवाल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पीएच का दूसरा सवाल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, चांस रखता है। 21वां सवाल, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया समझाओ। मूत्र निर्माण 3 चरणों में होता है और ये सारी क्रिया होती है नेफ्रॉन के अंदर। ये भी एमसीक्यू में सवाल आ सकता है कि वृक्क की उत्सर्जी इकाई कौन सी है? एमसीक्यू, वृक्क की उत्सर्जी इकाई नेफ्रॉन है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। गुच्छ निस्यंदन, पुनः अवशोषण, स्त्रावण। गुच्छ निस्यंदन ये क्या करता है? ये रक्त को छानता है, छानने का कार्य। पुनः अवशोषण मतलब जल को फिर से अवशोषित करना, जल का अवशोषण। और स्त्रवण का मतलब होता है बाहर निकालना। और आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा नेफ्रॉन का। डायग्राम किसका बनाना पड़ेगा? नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस पैनल में से आप पढ़ लेना इस सवाल को। और अगला सवाल, उत्सर्जन किसे कहते हैं? हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। 4 भाग है, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रभाग। वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनी कितने भाग हो गए? 4। और मानव उत्सर्जन तंत्र का ये रहा डायग्राम जो आपको इजीली बनाना है, बहुत इजीली बन जाएगा। 2 किडनी बनानी है, मूत्रवाहिनी बनानी है और ये मूत्राशय आ जाएगा यहाँ पर, और ये मूत्रमार्ग से बाहर। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत तगड़ा सवाल। प्रतिरोधकता इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ वाले काट का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाती है और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। श्रेणी क्रम में है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्रतिरोध, 6 वोल्ट की बैटरी। तो देखो 1 और 2 और 3, 1 ओम, 2 ओम और यहां पर 3 ओम, और ये सब किस में लगे हुए? श्रेणी क्रम। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया? 6 ओम। और बैटरी भी कितनी है? 6 वोल्ट की बैटरी। धारा कितनी हो गई? I बराबर V बटे R और 6/6 कितना हो गया? 1 एम्पियर। यहां से ध्यान रखना, श्रेणी क्रम का डेरिवेशन, समांतर क्रम का सूत्र कैसे आया? जूल का तापीय नियम। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? और उसके अलावा जो है हम घर के उपकरणों के लिए समांतर क्रम क्यों काम में लेते हैं, श्रेणी क्रम क्यों नहीं? ये सारे सवाल थे। ओम का नियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल छपने वाला, कल के पेपर में सवाल हो सकता है। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट। ओम का नियम पक्का है ना? जॉर्ज साइमन ओम। V समानुपाती I और V बराबर IR। भूलना मत, ग्राफ बनाना है, भूलना मत। क्लियर हो गई बात? ये 5 एम्पियर की धारा है, 20 वोल्ट विभवांतर है, प्रतिरोध ज्ञात करो, R ज्ञात करना है। 5 एम्पियर की धारा है, 5 एम्पियर की हमारे पास में धारा है। कितने एम्पियर की? 5। और वोल्टेज कितना है? 20 वोल्ट। वोल्टेज कितना है? 20 वोल्ट। यहां पर वोल्टेज है जो अपन ने देखा, R निकालना है। और फॉर्मूले के हिसाब से R बराबर V बटे I, 20/5, ये हो गया 4 ओम। ये कहानी यहां पर खत्म। बिल्कुल ठीक, ये प्रतिरोध हमने निकाल दिया। अब एक जैव प्रक्रम में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो बड़े सवाल है लाइव प्रोसेस का, वो यहां से निकल कर आ सकता है, वो थोड़ा मैं आपको लिख देता हूं। हृदय का देख लेना, मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम अच्छे से देख लेना और उसकी पूरी कार्य प्रणाली बहुत बढ़िया तरीके से। उसके अलावा जो है मानव पाचन तंत्र का सवाल हो सकता है, डायग्राम हो सकता है।
पाचन तंत्र का डायग्राम, और चौथा है उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम और उसकी क्रियाविधि, ठीक है ना। और इसके साथ ही 2 नंबर में जो सवाल है या छोटा सवाल वो हो सकता है कृत्रिम वृक्क, जिसको अपोहन बोलते हैं। और एक मैंने आपको बताई थी प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं, जो 4 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ ही इसकी इक्वेशन, प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं और उसकी इक्वेशन, ये बहुत। और एक जाइलम और फ्लोएम में अंतर, पादपों के अंदर भोजन का कैसा स्थानांतरण होता है, तो ये जैव प्रक्रम, क्योंकि चैप्टर के लिहाज से बड़ा अध्याय है, इसलिए मुझे आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी था। समय कम था, मेरा समय यहाँ पर पूरा होता है, और ये मॉडल पेपर 2 मैंने आपको इंपॉर्टेंट सवाल सारे बता दिए। आज रात में बैठकर जो मैंने बताया वो पढ़ लिए तो यकीन मानिएगा कल के पेपर में 80 में से कम 70 नंबर तो पक्के हैं, ये मेरी गारंटी है। पूरे की तो नहीं कहता, क्योंकि 5-10 नंबर इधर उधर हो सकता है, पर 70 मार्क्स पक्के। अगर जिस पैनल में जितना बताया वो आपने सारा पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है कि आपके नंबर इतने तो पक्के, बाकी कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये 1-1.5 घंटे की क्लास दोबारा से पढ़ना, देखना, अपने साथियों को शेयर करना, जिन्होंने नहीं देखा उनको जबरदस्त तरीके से उनको भेजा और उनको बोलो देखें, 1.5 घंटा निकल जाएगा, और उसके साथ पूरा पैनल की पीडीएफ जो है उसको रीड करें, फटाफट से कोशिश करते हैं आज ही इसको डलवाएं, ताकि आपका काम आसानी से हो सके, कल का पेपर आपका बढ़िया जाए। और आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी विद्यार्थियों को कल के विज्ञान के पेपर की बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं, कि आपका पेपर अच्छा जाए और विज्ञान का पेपर इतना बढ़िया जाए कि कोई पेपर अगर खराब हुआ तो उसका बदला जो है वो विज्ञान से पूरा हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, ऑल द बेस्ट विद्यार्थियों, ताकि आपका पेपर बढ़िया जाए। अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।